नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें दिन में शॉपिंग या फिर मॉल में घूमने का वक्त नहीं मिल पाता, तो जल्द ही आपकी शिकायत दूर हो सकती है, क्योंकि सरकार अब ऐसा नियम बनाने की तैयारी में है जिसके बाद आप 24 घंटे शॉपिंग का मजा ले पाएंगे। दरअसल कैबिनेट कल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में बदलावों को मंजूरी दे सकती है, जिसके बाद मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और लोकल मार्केट 24 घंटे खुले रहेंगे। सी बिजनेस से सबसे पहले आपको जनवरी में ही खबर दे दी थी, जिसमें सरकार जल्द बदलाव करने जा रही है। इसके साथ ही इन जगहों पर महिलाएं रात में भी काम कर पाएंगी, लेकिन उन्हें कैब और अन्य सुविधाएं देना भी जरूरी होगा। इस एक्ट के अंतर्गत केवल वही दुकानें 24 घंटे खुली रह पाएंगी जिनमें 10 या फिर उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। चलिए मेरे सहयोगी आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो दिन में शॉपिंग नहीं कर पाते वो रात को जरूरी सामान खरीद पाएंगे। जी बिल्कुल, लेबर मिनिस्ट्री का ये प्रपोजल है जिसमें तमाम जितने भी शॉप्स, मॉल्स और जो सिनेमा हॉल्स हैं उनको 24 आवर्स खुले रखने का प्रपोजल है। जो मॉडल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2016 पर चर्चा कल कैबिनेट की बैठक में हो सकती है, उसमें अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो देश के तमाम जितने भी शॉप्स हैं, रिटेल चेन्स हैं, मॉल्स हैं, ये 24 घंटे खुले रखने की आज़ादी मिल सकती है। और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको भी रात में काम करने की इजाज़त मिल सकती है इस मॉडल एक्ट की वजह से। और हालांकि इसके लिए महिलाओं को जो रात में अगर काम करने की इजाज़त दी जाती है तो उसके लिए कुछ सर्टेन नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, उनके लिए सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो सरकार चाहती है कि एक पूरे देश में एक मॉडल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू कर दिया जाए। हालांकि ये राज्य का विषय है, राज्य चाहें तो इसमें कुछ बदलाव के साथ या फिर पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये राज्यों पर डिपेंड करेगा। अगर कल कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल जाती है इस मॉडल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को, तो उसके बाद राज्य सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से इसको लागू कर सकते हैं। उसके बाद एक पूरे देश में एक तरह का कानून हो सकता है और होगा, क्योंकि अगर राज्य सरकार चाहे तो जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं उनको ऑनलाइन के मुकाबले, क्योंकि सरकार की सोच यही है कि ऑनलाइन जो रिटेलर्स हैं उनको उनके मुकाबले जो अपने मॉम्स एंड पॉप स्टॉप जो है उनको खड़ा किया जाए। जी, और इस पर अंतिम मुहर कल ही लग पाएगी जब कैबिनेट इस पर कुछ फैसला सुनाएगी। आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और खबर है जो कि एक्चुअली खुशखबरी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। उनकी बड़ी लॉटरी लगने वाली है। जी मीडिया को मिली खबरों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। कल कैबिनेट से इसे अंतिम मंजूरी मिल सकती है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 23,500 रुपए और अधिकतम 3,25,000 रुपए प्रति महीने होगी। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम सैलरी 18,000 और अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपए प्रति महीने करने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक कर्मचारियों की अब ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। बढ़ी हुई सैलरी का फायदा 47 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को होगा। तो एक बहुत बड़ी खबर है ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा सैलरी उनकी बढ़ेगी। मेरे सहयोगी आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आलोक, देखिए, जो 7वें वेतन आयोग पर जो रिपोर्ट आई थी दिसंबर में, उसके बाद कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज जो हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी है, रिव्यू रिपोर्ट। उसमें बताया गया है कि जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ़ायदा हो सकता है। करीब 30% तक ये इजाफा हो सकता है, जबकि 7th पे कमीशन में 23% के आसपास ये इजाफा करने की बात की गई थी। यानी कि जो सबसे जो लोअर बैंड है 18,000 की सैलरी, उनको बढ़ाकर सीधे करीब 22,500 करने की बात है। तो ये 7th पे कमीशन के पर जो रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट है उसको कल कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। और कैबिनेट हो सकता है अगर इसको मंजूरी दे देती है तो जाहिर सी बात है कि देश भर में करीब जो 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 55 लाख पेंशनर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। और ख़ासतौर से फेस्टिव सीजन के पहले कहें तो फ़ायदा होगा, क्योंकि 1 अगस्त से लागू होने की सरकार कोशिश कर रही है कि इसको 1 अगस्त से लागू कर ले। और इस लागू करने में जो कमिटीज़ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो एरियर्स है, यानी 1 जनवरी से जो 1 अगस्त तक का एरियर होगा वो एक किस्त में मिलेगा और बाकी किस्तों में जो भत्ता और तमाम चीज़ें होती हैं वो मिलेगी। यानी कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये अच्छी खबर है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए।
जी वाकई आलोक, केंद्रीय कर्मचारी बहुत ध्यान से खबर देख रहे होंगे, लेकिन साफ तौर पर पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने से सरकार पर भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा। यानी ये पैसा कर्मचारियों के पेंशनर्स के हाथ में जाएगा। लेकिन इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा आपको बताते हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे प्रोडक्ट की बिक्री भी बढ़ेगी, वो इस पर ज्यादा खर्च करेंगे। कार, बाइक्स की बिक्री बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर को इससे फायदा होगा। लोग घर खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ेगा। मोबाइल, कपड़े और घूमने फिरने पर भी खर्च बढ़ेगा। रेस्टोरेंट और होटल कारोबार को फायदा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ सकता है, उस जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी आया उसको लोग निवेश करेंगे। बचत योजनाओं में ज्यादा रकम आ सकती है, यहाँ का रुख कर सकते हैं लोग, तो इससे चौतरफा फायदा होगा इकोनॉमी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो सकता है और जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चल सकता है। मॉनसून सेशन की तारीखों का कल कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की होने वाली बैठक में मंजूरी से मिल सकती है। सरकार के लिए मॉनसून सत्र काफी अहम है। सरकार इस सत्र में जीएसटी बिल को पास कराने की कोशिश करेगी, जो कि काफी लंबे वक्त से अटका हुआ है। सरकार को इस मुद्दे पर ज्यादातर दलों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। और ब्लैक मनी रखने वाले लोगों के लिए पाक साफ होने का अब आखिरी मौका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि जिनके पास ब्लैक मनी है वो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत 30 सितंबर तक 30% टैक्स और 15% पेनल्टी देकर चैन की नींद सो सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी और जो लोग ब्लैक मनी का खुलासा नहीं करेंगे उनके खिलाफ 30 सितंबर के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम पर आज वित्त मंत्री ने उद्योग संगठन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के साथ बैठक की। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशेखर कठेरिया भी शामिल थे। बैठक में शामिल लोगों ने वित्त मंत्री को सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री ने ब्लैक मनी रखने वालों को रविवार को सख्त चेतावनी दी थी कि वो इस स्कीम का फायदा उठाएं, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अधिक से अधिक लोग जिनके पास ऐसी इनकम है जो टैक्स के दायरे से बाहर रही है, ये एक आखिरी मौका है लोगों के पास कि इसका डिक्लेरेशन किया जाए और उसके बाद वो चैन की नींद सो सकते हैं। और इसको कैंपेन मोड में, एक मिशन मोड में पूरा अभियान के रूप में सरकार आगे चलाएगी। We have nothing to do with investigations under any law, but any declaration which is made under this law is protected. That information is not shared with any other authority. और इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री की पहल को काफी सकारात्मक बताया है। हमने जो सुझाव रखे हैं वो बेसिकली हमने थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं कि कहीं कहीं क्लैरिफिकेशंस कम है जो ऑलरेडी वे इन्होंने दी हैं। और ये हमें ये बताया गया कि कुछ अगले हफ्ते तक या हफ्ते 10 दिन तक और भी क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे। ये फिक्र थी कि कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी है कि नहीं, उन्होंने अश्योरेंस दिया पूरी है, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी, और जैसे वित्त मंत्री ने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि आप तो ये समझिए, हम तो सोचेंगे कि कुछ चिड़िया ने आकर आपके घर के ऊपर पैसा फेंक दिया, हमें पूछना नहीं है कि आपके पास ये कहाँ से आया। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी के चेयरमैन जस्टिस एबी शाह का कहना है कि पनामा पेपर लीक मामले में बड़ी तादाद में ब्लैक मनी सामने आएगा और अगले 2-3 महीने में इस पर ठोस कार्रवाई होगी। एबी शाह ने कहा कि विदेश में जो 13,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति सामने आई है उस पर भारी टैक्स लगेगा। उनसे बात की हमारे सहयोगी केतन जोशी ने। अभी मन की बात के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने भी लोग टैक्स पे करते हैं उनसे बहुत बड़ा आंकड़ा है जो टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? टैक्स नहीं पे करते हैं वो तो बात सही है, बट दैट ऑल्सो यू कैन नॉट डिसाइड इमीडिएटली विदाउट इन्वेस्टिगेशन।
asking the person what was your taxable income, आपकी इनकम कितनी है, अनअकाउंटेड मनी कितना है, that takes time because it's a big country. Number of businessmen are there and number of business they are doing also. So to collect all information takes time. But in any case, if some separation is found, strict action will be taken. पहले भी सर यही कानून था, आज भी वही कानून है, तो क्या लगता है कि अब इम्प्लीमेंट होगा? पहले क्या दिक्कतें थी, लेकिन अब क्या ऐसा हो गया कि हमें लगता है कि ये काला धन है वो लोग पे करेंगे और जो टैक्स नहीं पे कर रहे थे वो भी टैक्स देने लगेंगे? इम्प्लीमेंट तो होगा. इफ पनिशमेंट इज सीरियस, persons would be required to disclose their income. Apart from punishment, if the law is implemented and criminal action is taken, they are bound to disclose it. But names must be first disclosed to the authority. सर एक आखिरी सवाल, पनामा पेपर में आगे अब कब एक्शन देखने को मिलेगा, कितने समय के बाद? समय तो I cannot say, but within at least 2 or 3 months, proper results will be there. वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलने के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। स्वामी से नाराज जेटली इस मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक जेटली वित्त मंत्रालय के अफसरों पर स्वामी के हमलों से नाराज हैं। जेटली 5 दिन के चीन दौरे को बीच में ही छोड़कर लौट आए। पार्टी ने भी सख्ती दिखाते हुए मुंबई में स्वामी के 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस ने मामले को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अरे अगर आपने इंटरव्यू देनी ही थी तो उस समय देते जब स्वामी जी आरोप लगा रहे थे। इसका मतलब है कि आप दोगुली राजनीति करते हो, दोमुखी राजनीति करते हो। चलो अब वो चले भी गया, अब मैं सफाई भी दे दूं। सुब्रमण्यम स्वामी को आपातकाल के 41 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लेक्चर देना था। पार्टी ने मुंबई बीजेपी से स्वामी का कार्यक्रम रद्द करने का निर्देश दिया। आज होने वाले इस कार्यक्रम में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार समेत कई नेता शामिल होने वाले थे। सुब्रमण्यम स्वामी के इसी हफ्ते चेन्नई में होने वाले कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। बढ़ते अब आगे, ईपीएफओ के पेंशन होल्डर्स को जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। 7 जुलाई को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की होने वाली बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीटी न्यूनतम पेंशन में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर सकता है। सीबीटी से मंजूरी के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ सरप्लस फंड का फायदा पेंशनर्स को भी देना चाहता है। फिलहाल ईपीएफओ ने मिनिमम पेंशन की सीमा 1000 रुपए प्रति महीने तय की हुई है, यानी करीब 20 लाख पेंशनर्स को हर महीने 200 से 250 रुपए प्रति महीने का फायदा हो सकता है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर की चुनौतियों के बावजूद देश का फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत स्थिति में है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 7.6% हो गया है, जबकि नेट एनपीए बढ़कर 4.6% हो गया है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत मजबूत ग्रोथ और बेहतर फंडामेंटल्स के जरिए ग्लोबल चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। साथ ही राजन ने कहा कि भारत को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की प्रक्रिया जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ रिवाइव करने से पहले बैंकों की एसेट क्वालिटी सुधारनी होगी। राजन ने यह भी कहा कि कमोडिटी फ्यूचर से किसानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को कमोडिटी ऑप्शंस का विकल्प मिलना चाहिए ताकि कीमतों को हेज कर सकें। वहीं राहुल बजाज का कहना है कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर एक अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, लेकिन वो सरकार का चमचा नहीं होना चाहिए। Right person of integrity, independence, and who knows his economics, and who has been abroad. But we definitely don't want a chamcha, huh? केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू आज एयर इंडिया की लापरवाही पर भड़क गए। दरअसल उड़ान में देरी की वजह से वेंकैया नायडू हैदराबाद नहीं पहुंच पाए। वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर एयर इंडिया के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। एयर इंडिया से मामले पर सफाई मांगी। वेंकैया ने ट्वीट कर लिखा, मुझे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 544 से हैदराबाद जाना था। फ्लाइट को दोपहर 1:15 पर उड़ान भरनी थी। मैं 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया। 1:15 पर मुझे सूचित किया गया कि फ्लाइट लेट है क्योंकि पायलट अब तक आया नहीं है। मैंने 1:45 तक इंतजार किया, तब भी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई। मैं घर लौट आया।
एयर इंडिया ने वेंकैया नायडू से माफी मांगी, मामले की जांच का आदेश दिया। उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लेट लतीफी के मामलों में एयर इंडिया का प्रदर्शन मेट्रो शहरों में सबसे खराब है। मई महीने में एयर इंडिया की करीब 74% फ्लाइट ही तय समय पर टेक ऑफ और लैंड कर पाई थी। आंकड़ों के मुताबिक एयर इंडिया के 43,000 से ज्यादा यात्रियों को 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा था। दरअसल इस ट्वीट पर एक और ट्वीट आया। वेंकैया नायडू के ट्वीट पर सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने ट्वीट करके कहा, और मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुना रही हूं, सर्विस में गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसे हर हालत में हम खत्म करेंगे। उन्होंने एयर इंडिया को इसकी जांच करके कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। आपने बस में, ट्रेन में सामान चोरी की खबरें अक्सर सुनी होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन के अंदर भी चोरी होती है? देखिए रिपोर्ट। हवाई यात्रियों के सामान चोरी करने का यह वीडियो है। एयरपोर्ट पर आपका सामान कितना सुरक्षित है, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचते हैं कि प्लेन में यात्रा के दौरान अगर आपका सामान पूरी तरह से हिफाजत में है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी सोच बदल लीजिए। चोरी का यह वीडियो किसी छोटे एयरपोर्ट का नहीं बल्कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का है। प्लेन्स में भी कैमरे लगे होते हैं, उसके बेली में कैमरे होते हैं। उस बेली से कैमरे से हमको ब्लैक एंड वाइट फुटेज से पता चला कि 2 स्टाफ जो हैं बैग से छेड़खानी कर रहे हैं और बैग को खोल रहे हैं। उनके बेस पे हमने उनको आइडेंटिफाई किया। एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक ग्राउंड होल्डिंग सर्विसेज के ये कर्मचारी ही यात्रियों के सामान की चोरी करते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हवाई जहाज से सामान चोरी करने वाले इन कर्मचारियों की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक है एयर इंडिया सेट का कर्मचारी अमित कुमार और दूसरा है रोहित। दोनों कई सालों से एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई। यूरोपीय बाजारों के मजबूती के साथ खुलने के बाद भारतीय बाजारों में खरीदारी देखने को मिली और सेंसेक्स 122 अंक, निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ सेक्टर्स में टेलीकॉम, मेटल और तेल, गैस शेयरों में खरीदारी दिखी। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आईटी शेयरों पर थोड़ा दबाव दिखा। Picture is such that foreign investors will take a very different view of India as compared to other emerging markets. And lastly, I think many commodity exporting emerging markets, रशिया जैसे है या ब्राजील जैसे है, उनका एग्रीगेट डिमांड घटेगा बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन कमोडिटी प्राइसेस। वहीं 2 दिन की जोरदार तेजी के बाद सोने में भारी गिरावट आ गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 350 रुपए लुढ़क गया है। ब्रेक्जिट के बाद सोने का दाम काफी बढ़ गया था। एक झटके में ही एमसीएक्स पर भाव करीब 1900 रुपए तक बढ़ गया था। जानकारों का मानना है कि जोरदार तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली का मूड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल सोने के अभी भी मजबूत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ईटीएफ करीब 1.5% बढ़कर जुलाई 2013 के ऊपरी स्तर पर है। बढ़ते अब आगे, एमिशन स्कैंडल में फंसी फोक्सवैगन मामले के सेटलमेंट के लिए $1,500 करोड़ यानी 97,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा सेटलमेंट है। अमेरिकी कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक फोक्सवैगन 4,75,000 कारों के बायबैक या फिर रिपेयर पर $1,000 करोड़ खर्च करेगी। साथ ही कंपनी कार मालिकों को $5,100 से $10,000 के बीच मुआवजा भी देगी। कंपनी की अमेरिकी सरकार को $270 करोड़ मुआवजा उन्हें देना होगा और जीरो एमिशन व्हीकल्स के रिसर्च पर कंपनी अतिरिक्त $200 करोड़ और खर्च करेगी। फोक्सवैगन इसके अलावा कई और मामलों में उस पर केस का सामना वो कर रही है। टाटा कम्युनिकेशंस ने अपनी अफ्रीकन सब्सिडियरी नियोटेल को बेचने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। कंपनी ने नियोटेल को 2,904 करोड़ रुपए में बेचने के लिए लिक्विड टेलीकॉम से करार किया है। इस डील को पूरा करने के लिए लिक्विड टेलीकॉम ने रॉयल बेफोकेंग होल्डिंग्स यानी आरबीएच से करार किया है और जिसके तहत नियोटेल में आरबीएच की 30% हिस्सेदारी होगी। इस डील को पूरा करने के लिए रेगुलेटरी मंजूरियां लेनी बाकी हैं। आपको बताएं कि नियोटेल दक्षिण अफ्रीका में लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज देती है।